नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गुजरात की राजनीति पर अगर बात की जाए तो अब ज्यादा वक्त नहीं, केवल कुछ दिन बाकी हैं। 1 दिसंबर करीब है और पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होनी है और जाहिर सी बात है कि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये बातें वो हैं जो आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन गुजरात की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है, दिख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या कह रही है? कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो इस समय 3 दल जिस तरीके से गुजरात इलेक्शन में अपनी अपनी बादशाहत कायम करने के लिए जूझ रहे हैं और तीनों ही पार्टी के सीनियर लीडर्स लगातार गुजरात की धरती पर, गुजरात के आकाश पर लगातार मंडरा रहे हैं और तीनों की कोशिश यही है कि गुजरात की जो आम आवाम है, गुजरात के जो वोटर्स हैं, किस तरीके से रिझाया जाए ताकि 1 तारीख को और 5 दिसंबर को जो मतदान हो, वोटिंग हो, उस दिन कम से कम गुजरात के वो वोटर्स उन्हीं के खाते में अपना कीमती वोट दे दें ताकि 8 दिसंबर को वो अपनी कॉलर ऊंची कर सके और हिंदुस्तान में कह सकें कि हम यहाँ के सिरमौर हैं, हम यहाँ के बादशाह हैं। बहरहाल क्या कहानी है गुजरात की सियासत की इस वक्त, आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता। योगेंद्र जी, राजनीति गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में किस नजरिए से इस समय देखा जाए गुजरात की राजनीति को? देखिए प्रदीप जी, गुजरात की जो राजनीति है या गुजरात के जो चुनाव हैं वो गुजरात के इतिहास में इससे इंटरेस्टिंग, इससे ज़बरदस्त फाइटिंग वाले चुनाव कभी रहे नहीं। गुजरात के चुनाव में हमेशा 2 दल होते थे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और इस वक्त तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी ने पूरी पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं और साथ में पूरे माहौल को, सेंटीमेंट को उन्होंने गरमा रखा है। हम एक एक करके अगर तीनों दलों की बात करेंगे तो हम दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके से राजनीतिक कैंपेनिंग शुरू हुआ और राजनीतिक कैंपेनिंग आज की तारीख में कहां पहुंच गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह इस चुनाव में या गुजरात के चुनाव को हारने की कल्पना नहीं कर सकती। ये हमने पहले भी आपको कई बार कहा है और चुनावों को जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद जो कर सकती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस तरीके से है कि वो उसको छुपाते भी नहीं है कि हम चुनाव एक मशीन है, हम 365 दिन पूरे वर्ष हम चुनाव की बात सोचते हैं, हम चुनाव के दृष्टिकोण से चलते हैं और हमारी चीज चुनाव के दृष्टिकोण से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी छुपाती नहीं। तो वो गुजरात में तो विशेष रूप से उन्होंने पूरी जाजम इस तरीके से बिछाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वहां पर? देखिए, जो भी सारे एंगल वहां पर हो सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने किए वहां। गुजरात के चुनाव में, इसके पहले कि हम विश्लेषण करें, आपको एक चीज समझनी होगी कि गुजरात में कुल मिलाकर के वहां पर 4 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं और 4 करोड़ मतदाता में तकरीबन वहां पर 2 करोड़ 35 लाख जो मतदाता हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। आप ये समझिए। और ये जो मतदाता है इसके अंदर भी 18 से 19 साल के 11,74,000 वो मतदाता है जो पहली बार वोट देंगे। इसके अलावा जो 20 से 29 साल के मतदाता हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 21 लाख 26 हजार है और 29 से 39 साल के जो मतदाता हैं वो 1 करोड़ 21 लाख है। तो ये वहां पर पूरा गणित है। जो वहां वोटिंग होती है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो वोटिंग है उसमें तकरीबन 60% वहां पर मतदान होता है हमेशा। लेकिन जो 40 वर्ष से कम के मतदाता हैं उनका जो वोटिंग परसेंटेज है 80 से 82% होता है। ये मैं गणित क्यों समझा रहा हूं आपको? इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारी पूरी गणना इस पर फोकस होगी अब। जी हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत रूट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में जो प्रयोग वहां पर किया था गुजरात के अंदर, भारतीय जनता पार्टी उस प्रयोग को लेकर आगे चली और 27 साल से शासन के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो जो 2002 में वहां पर जो गोधरा कांड हुआ और उसके बाद जिस तरह की राजनीति उन्होंने वहां पर की, ये जो 40 वर्ष से कम का जो मतदाता है, ये मतदाता के मानस पटल पर उस
संस्कृति का जो प्रभाव है वो इतना नहीं है, क्योंकि जो 18-19 साल का उसको तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो 20 से 29 साल का अगर कोई व्यक्ति आज 29 साल का होगा और वोट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आज के 20 साल पहले 9 साल का था, तो वो इंपैक्ट उसके ऊपर भी नहीं है। और जो अगर आज 30 साल का हो गया, 39 साल का भी कह लीजिए, तो तकरीबन वो भी उस वक्त 20-22 साल का था या 25 साल का था। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या इस चुनाव में ये है कि जो 40 वर्ष से कम का जो ये 2 करोड़ 35 मतदाता है, उसको हिंदुत्व की चाशनी में, या वो जो राजनीति वहां की है हिंदुत्व बेस्ट, और जो 2002 में सब कुछ हुआ है, उसके अंदर रंग में कैसे रंगा जाए। और ये जो 40 वर्ष से कम का युवा है, बेसिकली उसकी जरूरतें कुछ और है, वो नौकरी, शिक्षा, और यही चीज भारतीय जनता पार्टी को अंदर अंदर परेशान कर रही है। और इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये सब जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, इन सब का भारतीय जनता पार्टी जम के उपयोग करती है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा तबका है, तकरीबन 900 वहां पर व्यवसायी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जिनके अंदर लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ईडी और सीबीआई को पूरी तरह चार्ज किया, इनकम टैक्स को चार्ज किया, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज वहां पर कन्वे करवाया है कि हमें आपके यहां पर जितने मुलाजिम काम करते हैं, उनका एकमात्र वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बात कह लीजिए। ये 2017 में आरोप लगे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो सूरत के चुनाव हुए हैं वहां पर कुछ इसी तरह के प्रयोग वहां पर किए गए थे। पहला। दूसरा, क्योंकि अगर गुजरात चुनाव भारतीय जनता हार भी जाती है, तो जो व्यवसायी वर्ग है, जो इंडस्ट्रीज है, वो उसके ऊपर जो सेंट्रल एजेंसीज है, इनकम टैक्स, ईडी, अल्टीमेटली वो उनसे कैसे पार पाएगा जी। तो एक मैसेज तो वहां पर यह कि भाई आपको व्यवसाय करना, बिजनेस करना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी सबसे कंफर्ट जोन में रखती है और सबसे मुफीद पार्टी आपके लिए है। दूसरा, जो 2002 का जो प्रयोग था, उस प्रयोग को उछालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सहयोगी है। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, डीजी बंजारा, आपको अच्छी तरह मालूम है, और इश्तर जहां कांड, शाहबुद्दीन कांड, तुलसीराम प्रजापति कांड, ये सारे उसमें उनका रोल रहा है। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, और पार्टी बना के अपने कार्यकर्ता उन्होंने वहां पर चुनाव में खड़े किए हैं। अब जब एक कार्यकर्ता खड़े होंगे तो नेचुरली मुद्दे उठेंगे, और जब मुद्दे उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वहां पर सामने आएगा और वो याद दिलाएंगे। तो ये जो वर्ग है 2 करोड़ 35 लाख का, जो 40 वर्ष से कम का है, तब उनको पता लगेगा कि अच्छा 2002 में ये हुआ था। तो वो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको उठाने की उन्होंने पूरी तैयारी की वहां पर। तीसरा, एम के असदुद्दीन अवैसी, वो भी वहां पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा उठता है। और इसके अलावा जो वहां पर कांग्रेस की कैंपेनिंग है, वो कैंपेनिंग भी कई बार ऐसा लगता है कि वो इनके सहायक है, और 2 कारणों से है। देखिए, वहां पर अभी कल एक बयान आया है, मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बता देंगे। अब आप 2017 का चुनाव याद कीजिए, जब मणिशंकर ने कहा था, नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द यूज किया था, और पूरा चुनावी कैंपेनिंग उस नीच शब्द के ऊपर केंद्रित हो गया था। कल जब मधुसूदन मिस्त्री ने मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद ये बयान दिया कि हम नरेंद्र मोदी को उसकी औकात बता देंगे, तो उसके बाद के जितने भी वहां पर भाषण हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के, वो पूरी तरीके से उस औकात पर हो रहे हैं। एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि वो मुझे, यानी गुजराती अस्मिता पर कांग्रेस की चोट है, और ये मुझे अपनी औकात बताने, यानी गुजरातियों को औकात बताने आए हैं। बिल्कुल। पहला। दूसरा, हिंदुत्व का जहां तक सवाल है, तो जो सोमनाथ मंदिर में इनकी सभा हुई, तो आपने देखा होगा कि सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद वो बाहर आए, और बिल्कुल वहां पर त्रिपुंड उनके वहां पर लगा हुआ था, और उन्होंने उसी अंदाज में हिंदुत्व की अवधारणा के तहत उन्होंने पूरा एक भाषण वहां पर दिया। कांग्रेस के 2 लीडर्स का बयान फिर आपको याद करना होगा यहां पर। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर मनमोहन सिंह का बयान दोहरा दिया इसके पहले कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और सिद्धपुर से जो इनके विधायक हैं चंदन ठाकुर, उन्होंने एक बयान फिर दे दिया मुस्लिमों को लेकर कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो मुस्लिम बचा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को पोलराइज करने के लिए खाद वहां पर मिल गई, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उस कैंपेनिंग को वहां पर हिंदू मुस्लिम और औकात, बेचारगी और अपनी खुददारी पर चोट, वहां पर उस कैंपेनिंग को ले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो जिस पिच पर उनके मास्टरी है, भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर पूरी तरीके से खेलने की तैयारी कर रही है। तो इन सबसे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम यहां पर
अपना खेल खेलेंगे और हम विजय प्राप्त यहां पर कर लेंगे। अब बारी आती है कांग्रेस की। तो देखिए, कांग्रेस का आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस शुरू में बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। आइसोलेट तब की बात है जब खड़गे चुनाव लड़ रहे थे और गहलोत को उसके पहले अध्यक्ष बनाने की बारी थी। उसके पहले ईडी ने जब नोटिस दिया था राहुल और सोनिया को, तो पूरी कैंपेनिंग गुजरात की भूल करके वहां लग गए थे। और उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कांग्रेस की बात नहीं कर रही थी और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त वहां पे कैंपेनिंग शुरू की। ऐसा लगा कि फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आम आदमी पार्टी का कद और उसके जो मुद्दे हैं वो जरूरत से ज्यादा उछल कर हमें परेशान कर सकते हैं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी ने खुद ने बयान दे दिया कि कांग्रेस अंदर खाने गांव में अपना प्रचार कर रही, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है कि लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी में नहीं है, लड़ाई तो हमारी कांग्रेस से है। यानी उन्होंने कांग्रेस को सेकंड पोजीशन पे इस वक्त वो प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अब कांग्रेस की समस्या ये कि पहले उन्होंने कुछ किया नहीं, अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के लिए उन्होंने राहुल का दौरा भी वहां पर करवा दिया। इन सबकी कवायद से कांग्रेस क्या अपनी खोई जमीन पालेगी या वह विश्वास प्राप्त करेगी, ये देखना होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहां गेन वहां पर होने वाला है। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो आम आदमी पार्टी अपने वही जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, उसको लेकर आई। उनका एक कैंपेनिंग करने का तरीका होता है, केजरीवाल का अपना एक तरीका होता है, वो उसको लेकर वहां पर गए और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वहां पर बढ़त हासिल कर ली और पूरी तरीके से वहां पर वो चुनाव में उतर गए, लगे हुए हैं। मतलब लगे हुए। ये अलग बात है कि एमसीडी में एक साथ चुनाव करा करके और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि किसी तरीके से उनको रोका जाए, क्योंकि एक हद तक वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो इस तरीके से वहां पर ये पूरी की पूरी वहां जाजम बिछी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जब गुजरात की जनता इन पार्टी के नेताओं को वोट करेगी, 182 विधायकों को चुनेगी या सरकार को चुनने के लिए जो अपने कीमती मत उस दिन देगी, वो किसे देती? क्योंकि देखिए, मतदाताओं को टटोलने की कोशिश बहुत की जाती है। हर पार्टी, हर लीडर कोशिश करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, आखिर उसकी नज़र किस निशान पर ज़्यादा है, कहाँ पर वो अपना मत मोहर लगाता है, कौन सा बटन दबाता है। लेकिन माना जाता है कि मतदाता घर से निकलता है कुछ सोचकर, बीच रास्ते में पहुंचता है कुछ और सोच लेकर, बूथ पर पहुंचता है तो कुछ सोच और होती है। लेकिन बूथ के अंदर जिस कमरे में जब बटन दबाने की वक्त आता है, उस समय उसकी क्या चल रहा होता है शायद वो ही बेहतर जानता है। और वहां पर किसका बटन दबता है, ये जब नतीजे आते हैं तब पता लगता है। बहरहाल कोशिश सभी पार्टी और सभी नेताओं की है कि गुजरात में किसी भी तरीके से चुनाव वो जीते, क्योंकि यहां पर देखिए, हर दल ये चाहता है, हर नेता ये चाहता है जो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी को विपक्ष मानता है, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दो का भी यहां पर गुजरात से नाम जब जुड़ा हुआ है, तो सीधी चुनौती इन लोगों को भी, इन नेताओं को भी है कि अगर गुजरात में बीजेपी को अगर आपने बाहर किया या बीजेपी की खिलाफत ज़्यादा हो गई, तो वो पूरा जो एक कह सकते हैं कि पूरा एक क्या ऐसे एक बेहतर शब्द, पूरा जो आरोप इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूरा जो ढोलने वाली जो चीज़ है, बिखेरने वाली चीज़ है कि गंदा उनका, और वो उस पर वहाँ पर ढोल दिया जाए ताकि आरोप किसी और पे ना लगे और शीर्ष बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, टॉप लीडर्स हैं, उन्हीं पर हो। लेकिन कहानी क्या होती है अब गुजरात इलेक्शन की, देखते हैं। 8 दिसंबर को जब यहाँ नतीजे आएंगे, चर्चा दोबारा होगी और देखा जाएगा कि पब्लिक ने आखिर किसे चुना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया युगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।